नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल अफेयर्स पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर चुनाव अंतिम चरण में आ चुका है। आज 1 जून है, लेकिन चुनाव के अंतिम चरण से आने से पहले क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी की सारी बातें आपने सिविल अफेयर्स के मन से जानी। मैं आपको ले चलूंगा सिर्फ और सिर्फ 1 दिन पीछे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मुद्दे पर अड़ा हुआ है। वो बेरोजगारी की बात करता है, वो महिला उत्थान की बात करता है, लेकिन अगर हम पक्ष की बात करें यानी इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो बिल्कुल भी मुद्दे पर दिखाई नहीं देते हैं, वरन वो धमकाते नजर आते हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं ये बात आपको अभी बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर हो अखिलेश यादव, ये तीनों लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं और इनका साथ कहीं ना कहीं इनके समर्थक दे रहे हैं। बिहार में जिस तरह की प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव को मिल रही है वो देखने लायक है। वो जहां पर भी रैली करते हैं हुजूम आ जाता है, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, जनता के साथ जो संवाद कायम करने का तरीका है वो अद्भुत है। वो बिल्कुल उन्हीं की भाषा में बात करते हैं और ऐसा लगता है मानो एक संवाद कायम हो रहा हो। वैसी ही प्रतिक्रिया जैसी प्रियंका गांधी वाड्रा को मिलती है उनकी रैलियों में, वैसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है तेजस्वी यादव को भी। यहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 1 दिन का व्रत रखेंगे, मौन व्रत रखेंगे, साधना करेंगे 1 दिन की। इस पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने क्या कहा ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे जो नई अपडेट्स हैं, नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब एक एक करके बात करते हैं आज के मुद्दों की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के माध्यम से राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे ऊपर बीजेपी ने 24 केस करवा दिए हैं, ईडी ने 50 घंटे तक मुझसे पूछताछ की, मुझे 2 साल की जेल करवा दी, मेरी संसद सदस्यता छीन ली, मेरा घर ले गए। मैंने उनसे कहा मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मैं हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में रहता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिलों में रहते हैं। और क्या कहते हैं राहुल गांधी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, देखिए इस वीडियो में। भाई और बहनों, उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है, ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं, डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी, मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए, 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया, मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा ये जो तुम्हारा घर है सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं, उड़ीसा के जनता के दिल में मेरा घर है, बाकी देश बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया साथियों कि विपक्ष लगातार मुद्दों पर बना हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटक रहे हैं। आखिर किस बात की राजनीति कर रहे हैं वो? पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका हिसाब एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, इसके अलावा भी उन्होंने मुद्दे की कोई बात इस चुनाव में नहीं की। अगर हम 2014 की बात देखें तो उन्होंने विकास की बात की थी, 15 लाख प्रति जनमानस के अकाउंट की बात की थी, काला धन वापसी की बात की थी। 2019 में उन्होंने कहा था मैं चौकीदार हूं, मैं देश की रक्षा करूंगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार तो लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया महागठबंधन लड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, क्या आपके मुंह से ये बातें शोभा देती हैं? भूचाल आएगा? क्या किसी भी देश के लिए भूचाल एक अच्छी स्थिति है? भूचाल तो तब आते हैं जब तबाही लानी होती है। आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते कि 6 महीने के बाद देश में बहार आएगी?
देखिए क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी मुद्दों पर तो बात नहीं करते, लेकिन विपक्ष पर निशाना साधते नजर आते हैं। विपक्ष के लिए उन्होंने कौन से शब्द यूज किए? विपक्ष के लिए उन्होंने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं आपकी पुश्तों तक के बारे में जानकारी खोल के रख सकता हूं। देखिए नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। बात सिर्फ यही नहीं रुकती, नरेंद्र मोदी तो हमारे देश की विभूतियों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं। जहां उनका मानना है कि हमारा देश एक सांस्कृतिक देश है, वहीं पर उन्होंने कहा कि 1982 से पहले तो गांधी को कोई जानता तक नहीं था। कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और आप कहते हैं कि 1982 की फिल्म आने से पहले उन्हें कोई जानता नहीं था। इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है राहुल गांधी ने, और देखिए राहुल गांधी ने उदाहरण के साथ उन्हें समझाया है। देखिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार मुद्दों से भागते नजर आते हैं। वहीं सबसे बड़ा नाम आता है जो कि मुद्दों की बात करते हैं, वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस समय व्हील चेयर पर हैं, उनकी कमर टूटी हुई है, डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट की सलाह दी है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मेरी कमर का दर्द बेरोजगारी के दर्द के आगे कुछ भी नहीं है। वो क्या कहते हैं सुनिए आप उन्हीं के एक अलग अंदाज में। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, आज 8 जगह कार्यक्रम है। हमारे हड्डी में चोट है और बुखार भी है, लेकिन जब देश का संविधान लोकतंत्र खतरे में है तो चाहे कुछ हो जाए, अपने देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन जो मेरा दर्द आप लोगों के दर्द के आगे कुछ नहीं है। जो बेरोजगारी का दर्द है, गरीबी का दर्द है, महंगाई का दर्द है, वो बड़ा दर्द है। आज आप लोगों से कह रहे हैं कि सुरेंद्र जी हम लोगों के प्रत्याशी हैं, एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से सुरेंद्र जी को जिताने का काम कीजिए। तो हाथ उठा के बताइए, जिताइएगा ना? तो मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और बहिन लोग के खाता में लाख रुपए जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। देखिए हम इतना कहेंगे, हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, स्वयं सहायक समूह के मानदेय को बढ़ाया, आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का 75% हमने किया, जाति आधारित गणना कराई। आज हम आप लोगों से कहने आए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कुत्ता के लोगों से कहता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इसलिए आप सब लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के इस बार जहानाबाद में परिवर्तन लाना जरूरी है। तो साथ मिलेगा ना तेजस्वी का, साथ दीजिएगा ना तेजस्वी को, तो बोलिए चुपचाप चुपचाप विजय का माला पहना दे।
अगर हम बात करें कुछ दिन पहले की, तो संबित पात्रा ने कहा था कि जो भगवान जगन्नाथ हैं वो मोदी के भक्त हैं। उनकी जबान फिसली थी और उन्होंने कहा था कि मोदी के भक्त हैं भगवान जगन्नाथ। इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जगन्नाथ तो पूरे दुनिया के भगवान हैं। इस पर उड़ीसा वालों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। संबित पात्रा पर सीधा निशाना साधा उन्होंने। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि राहुल गांधी का यह कहना है कि जब उनकी सरकार बनेगी और वो पैसे देना शुरू करेंगे, जैसा कि उन्होंने वादा किया है, तो उसके बाद मीडिया को परेशानी होने वाली है। उन्होंने मीडिया पर भी निशाना साधा और ट्वीट करते हुए क्या कहा, मैं आप सभी की स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, जैसे ही हम गरीबों को पैसा देना शुरू करेंगे, ये मीडिया वाले कहेंगे इंडिया की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, लेकिन हम मीडिया की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप अडानी अंबानी के लोग हैं। आप समझ रहे होंगे निशाना किस तरफ है। हम सिर्फ देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों की बात सुनेंगे। ये ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है। और राहुल गांधी खुद क्या कहते हैं, आप स्वतः सुन लीजिए। जैसे ही हम आपको पैसा देना शुरू करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शुरू होगी, मेड इन इंडिया, मेड इन उड़ीसा शुरू होगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, अगर आपने ज्यादा कुछ कहा तो जो हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, हम उसको 2 लाख कर देंगे। आप लोग अदानी अंबानी के लोग हो, आप लोग मोदी जी के चमचे हो, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम किसानों की बात सुनेंगे, मजदूरों की बात सुनेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात सुनेंगे, आदिवासियों की बात सुनेंगे, दलितों की, पिछड़ों की बात सुनेंगे। हमारी सरकार 90% लोगों की सरकार होगी। 10 साल नरेंद्र मोदी ने 1% लोगों की सरकार चलाई। तो जितना बोलना है आपको बोलना है, बोलो। अगर बात करते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो उनका नाम कैसे बिना आए रह सकता है इंडिया महागठबंधन में। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो कल प्रियंका गांधी शिमला के प्रसिद्ध जाकू मंदिर गई और वहां पर उन्होंने पूजा याचना की। उन्होंने वहां पर एक रोड शो भी किया, जहां पर उन्हें जैसी प्रतिक्रिया मिलती आई है वैसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली। और एक न्यूज में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान किया था कि वो ध्यान पर जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा और अखिलेश यादव ने उन्हें कहा कि ये समय ध्यान पर जाने का नहीं है, आपको पर्याप्त समय मिलने वाला है। यानी अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहने वाले हैं। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव। ये बड़ा इत्तेफाक है इस बार। आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं, तो बड़ा इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहां जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे। इधर पता नहीं क्या हो गया है दिल्ली वालों को। जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं, वो आजकल न जाने क्यों मां के पीछे पड़े हुए हैं। जो मां शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है, न केवल वो खुद डगमगाए हैं, बल्कि उनकी जबान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे इस चुनाव में, कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं, ये सब एम से शुरू होते हैं, मां से शुरू होते हैं। लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, मां से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं
तो महाराजगंज भी वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमानत जब्त नहीं होगी तब तक महाराजगंज के लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 7वें चरण तक आते आते वो नारा अपना भूल गए कि नहीं भूल गए? और न केवल नारा भूल गए हैं, अब उन्हें डर सता रहा है कि कहीं 400 न हार जाएं। और सच्चाई तो यही है। हमने आपने थोड़ी देर में समझने की कोशिश की। सोचिए उन्होंने क्या नारा दिया? नारा दिया 400 पार। हम लोग बाद में समझ में आया कि 400 पार का मतलब हुआ कि 543 में 400 पार मतलब 143 सीटें। 400 हार मतलब 143। और सच्चाई तो यह है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया है और 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। और सुना है कि अब वो दूर कहीं चले गए हैं। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं। क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। इन्होंने 10 साल में हर बात झूठी बोली है। इनका हर वादा झूठा निकला है। कहां कभी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन आज जब हमारा किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है। जो लागत बढ़ी है उसके कारण आज हमारा किसान संकट में चला गया। न केवल किसान संकट में गया है, बल्कि उनके सामने ऐसा संकट पैदा किया है कि अगर सरकार चाहती तो उनकी मदद हो जाती, लेकिन इस सरकार की नीयत में नहीं था मदद करना। इन्होंने जब कर्ज माफ करने का फैसला लिया तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए नियम बनाया, और नियम यह बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका कर्ज है उन्हीं का कर्ज माफ होगा। हमारा किसान, हमारा गरीब, हमारे गांव में रहने वाले लोगों का तो कर्ज हजारों या लाखों में है। इन्होंने ऐसा नियम बना करके हमारे गरीबों किसानों को धोखा देने का काम किया। 26 लाख करोड़ के लगभग इन्होंने देश के बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, कारखाना चलाने उनका कर्ज माफ कर दिया। लेकिन आज महाराजगंज में हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं कि अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गरीबों का पूरा कर्ज माफ होगा। और जिस दिन परिणाम आ रहा है आप जानते होंगे, 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। 4 जून को है कौन सा मंगल है कि नहीं है? मंगल होने जा रहा है। और जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे, हमारे आपके खुशियों के दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी, बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। 4 जून को मंगल के दिन न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। और मीडिया वालों के लिए भी 4 जून खुशखबरी वाला दिन है। इनके लिए भी आजादी का दिन है। उस दिन ये भी आजादी मनाएंगे। बताओ आप लोग आजादी मनाओगे कि नहीं मनाओगे? चेहरे से तो लग रहा है कि अभी से ही ये खुशी मनाने लगे हैं।
सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? मैं आपसे सावधान भी करने आया हूं, वहीं आपको याद दिलाने आया हूं। बताओ, बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो की हुई, फिर 5 किलो की हुई। बताओ, खाद की बोरी से कितनी चोरी हो गई? 10 किलो की चोरी हुई कि नहीं हुई? कभी कभी मैं सोचता हूं ये बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं। तब हमें याद आता है ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से सीख के आए हैं। याद कीजिए, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और मुनाफा कमाया उन्होंने, तो बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया। याद रखना, ये दोबारा आ गए तो बोरी की चोरी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी एक बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा। बताओ, डीजल महंगा हुआ कि नहीं हुआ? पेट्रोल महंगा हुआ, और आपको मजबूर किया, जब डीएपी खरीदने गए तो नैनो यूरिया खरीदवा दिया आपको। आपका सिलेंडर कितना महंगा हो गया, आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई। पहले कितने की आती थी? बताओ, ये लोग धोखा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या आपकी महंगाई कम हो गई? क्या आपकी नौकरी मिल गई नौजवानों को? और जो बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्होंने दिल्ली में, लखनऊ में, विदेशों में, कि निवेश आएगा, निवेश आएगा। बताओ, कहीं कोई कारखाना लगा हो तो बता दो महाराजगंज में। बताओ, बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिल आता होगा तो बताओ, आपको करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपके आरक्षण को छीनने का काम हुआ है सरकार में कि नहीं हुआ है? कहने को तो यह है डबल इंजन वाले, डबल इंजन सरकार, लेकिन महाराजगंज का भी इंजन अगर जोड़ दें तो बताओ, ये महाराजगंज आते आते हाफने क्यों लगता है? ये बताओ हमें भाई। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कितने इंजन की सरकार? डबल इंजन की। एक बगल का इंजन और एक दिल्ली वाले इंजन, और यहां का भी इंजन थोड़ा बहुत जोड़ दो तो बताओ, ये हाफने क्यों लगते हैं महाराजगंज आते आते? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, आज चुनाव का आखिरी दिन है। आज के बाद कोई प्रचार करने नहीं आ रहा है। जो बीजेपी वालों का प्रचार भी हो रहा था, वो टेंट तो बड़ा लगा रहे, लेकिन लोग नहीं आ रहे उसमें। आपको पता होगा ये बात, बड़े बड़े टेंट लगा लिए, और जब सीटें भरनी होती हैं तो सरकारी कर्मचारी और खाकी पहने वालों को प्राइवेट ड्रेस पहना के बैठा देते हैं उन पे। और इन्होंने कितना पैसा वसूला इलेक्टोरल नाम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूला, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। वैक्सीन की कंपनी से भी वसूल लिया पैसा। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। वरन अब ना दिल्ली दूर रह गई है और ना ही मैदान। कहीं ना कहीं घोड़े ले करके, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, 4 जून का इंतजार कर रही है। अब 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में होने वाले हैं? क्या वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे जो लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपना पाला जीतेगी, जो कि लगातार वो करिश्मा करती आई है? मैं आप सभी की राय चाहूंगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर आप विश्वास रखते हैं स्वच्छंद पत्रकारिता पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस लाइक बटन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। खैर, इजाजत दीजिए। योगेश शुक्ला को मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। नमस्कार।